डोनेटेड न्यूज इंडिया के इस खास एक्सप्लेनर में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम भारतीय पर्यावरण इतिहास की एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर बात करने जा रहे हैं जिसने हमारे जंगलों को तो बचाया ही, साथ ही पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब आम लोग अपनी प्रकृति के लिए खड़े होते हैं तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। आज हम मशहूर गांधीवादी नेता और पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट जी के जीवन और उनके बेमिसाल कामों को करीब से जानेंगे। जरा सोचिए, क्या महज पेड़ों को गले लगाने से पूरा का पूरा हिमालय बच सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन आज हम इसी बात की गहराई से पड़ताल करेंगे कि कैसे शांतिपूर्ण गांधीवादी सिद्धांतों ने आज के मॉडर्न और टिकाऊ वन संरक्षण की नींव रखी। एक इंसान का पक्का इरादा कैसे इतना बड़ा जन आंदोलन बन गया, ये देखना वाकई दिलचस्प है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 अहम पहलुओं को कवर करेंगे। पहला, हिमालय में वनों की कटाई का संकट। दूसरा, एक सहकारी संस्था का जन्म। तीसरा, चिपको सत्याग्रह। चौथा, महिलाओं का नेतृत्व। पांचवा, व्यवहारिक विज्ञान। और आखिर में एक स्थायी विरासत। चलिए सीधे शुरू करते हैं पहले भाग से, हिमालय में वनों की कटाई का संकट। देखिए, ये जो संकट था ना, ये रातों रात नहीं आया था। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 1921 तक आते आते ही अंग्रेज सरकार और स्थानीय लोगों के बीच जंगलों के हक को लेकर काफी तनातनी शुरू हो चुकी थी। फिर 1963 में जब भारत चीन युद्ध खत्म हुआ तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इन पहाड़ी इलाकों में सड़कों का निर्माण बहुत तेजी से होने लगा। और इन सब का सबसे भयानक नतीजा हमें 1970 में देखने को मिला, जब अलकनंदा नदी में एक विनाशकारी बाढ़ आई। इस बाढ़ ने साफ कर दिया था कि विकास के नाम पर जो अंधाधुंध कटाई हो रही है वो कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। जब हम वनों की कटाई या डिफॉरेस्टेशन कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पेड़ काटना नहीं होता। यहाँ इसका सीधा सा मतलब था मुनाफे के लिए जंगलों का ऐसा अंधाधुंध दोहन जिसने पूरे पहाड़ी इलाके को भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। सरकार को तो भारी मुनाफा चाहिए था, लेकिन जो आम लोग अपनी गुजर बसर के लिए पूरी तरह से इन्हीं जंगलों पर निर्भर थे, उनकी आजीविका पूरी तरह तबाह हो रही थी। अब यहीं से हालात बदलने शुरू होते हैं। बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, एक सहकारी संस्था का जन्म। साल 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चमोली जिले के गोपेश्वर में एक सहकारी संस्था बनाई जिसका नाम था दर्शोली ग्राम स्वराज्य मंडल या DGSM। उनका आइडिया बहुत ही कमाल का था। उन्होंने बाहर से कुछ लाने के बजाय स्थानीय और देसी संसाधनों का इस्तेमाल करके छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाए। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने गांव वालों को उनके घर के आसपास ही जंगल से जुड़े इन कामों में स्थायी रोजगार दे दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई पर्यावरण को बचाना और गांव का विकास करना, ये दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं। और इसी संस्था ने एक बहुत बड़े आंदोलन का रास्ता तैयार किया। आते हैं तीसरे भाग पर, चिपको सत्याग्रह। यहाँ 2 शब्द बहुत अहम हैं, चिपको यानी गले लगाना या पेड़ों से चिपक जाना, और दूसरा है सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी का दिया हुआ अहिंसक विरोध का तरीका है। चंडी प्रसाद भट्ट जी ने इसी गांधीवादी सत्याग्रह का इस्तेमाल करके सरकार की उन गलत और शोषक नीतियों का विरोध किया जो जंगलों को लील रही थीं। उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, बल्कि शांति और असहयोग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। कल्पना कीजिए उस मंजर की, जब मुनाफा कमाने वाले ठेकेदार अपने आदमियों के साथ जंगल काटने पहुंचे तो उत्तराखंड के इन निहत्थे गांव वालों ने क्या किया? उन्होंने पेड़ों को अपने सीने से लगा लिया। एक तरफ कुल्हाड़ियां लिए ठेकेदार और उनके सरकारी फरमान थे, और दूसरी तरफ वो शांतिपूर्ण लोग जो अपने जंगलों के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। वो एक ऐसा तनावपूर्ण और ऐतिहासिक टकराव था जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस पूरे आंदोलन में एक बात जिसने सबको हैरान कर दिया वो हम इस चौथे भाग में देखेंगे, महिलाओं का नेतृत्व। ये जानकर हैरानी हो सकती है कि इस पूरे आंदोलन की असली रीढ़ महिलाएं ही थीं। भोटिया और दूसरे स्थानीय समुदायों में महिलाओं का जंगल से सीधा और बेहद गहरा नाता था। खेती की निराई बुआई हो, जड़ी बूटियां लानी हो या जलावन की लकड़ी इकट्ठी करनी हो, ये सब काम महिलाएं ही करती थीं। वो एक तरह से इन संसाधनों की असली मैनेजर थीं। इसीलिए जब जंगलों पर खतरा आया तो सबसे आगे वही खड़ी हुई। DGSM ने इन्हीं महिलाओं को बंजर पहाड़ियों पर फिर से पेड़ लगाने के काम में भी शामिल किया। ये असल मायनों में इको फेमिनिज्म का एक जीता जागता और बहुत ही सशक्त उदाहरण था।
महिलाओं का इस जंगल से कैसा भावनात्मक जुड़ाव था, वो रेणी गांव की नेत्री गौरा देवी जी की इन बातों से साफ झलकता है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जंगल मेरा मायका है, ठेकेदारों को मेरा घर उजाड़ने से पहले मुझे मारना होगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उनका अदम्य साहस था, जिसने कुल्हाड़ी लेकर आए ठेकेदारों को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया। चलिए अब बात करते हैं एक और दिलचस्प पहलू की, हमारा पांचवा भाव, व्यावहारिक विज्ञान और स्थिरता। देखिए, भट्टे जी का काम करने का तरीका बहुत ही बैलेंस्ड था। एक तरफ तो उनके पास जमीनी स्तर का पक्का व्यवहारिक ज्ञान था, मतलब वो जानते थे कि स्थानीय लोग क्या चाहते हैं, कौन से देशी पेड़ वहां के लिए सही हैं और रोजगार कैसे मिलेगा। लेकिन उन्होंने खुद को यहीं तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस जमीनी ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ दिया। खतरे वाले इलाकों की मैपिंग, हिमालय के ग्लेशियर्स की स्टडी और पूरे इकोसिस्टम पर जबरदस्त रिसर्च। जमीनी हकीकत और साइंस का ये जो अनोखा कॉम्बिनेशन था ना, वही आज के मॉडर्न फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक मिसाल बन गया है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी यानी छठे भाग पर, एक स्थायी पर्यावरणीय विरासत। ये जानना बहुत जरूरी है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी सिर्फ जमीन पर संघर्ष करने वाले नेता नहीं थे, बल्कि एक बहुत गहरे विचारक और लेखक भी थे। यहाँ आप उनकी लिखी हुई कुछ अहम किताबें देख सकते हैं। उन्होंने हिमालय संरक्षण पर जो कुछ भी लिखा है, वो इस बात का सबूत है कि इस पूरे इकोसिस्टम की उन्हें कितनी गहरी समझ थी। और अगर हम अशोका आर्काइव्स पर नजर डालें, तो वहाँ मौजूद उनका ये विशाल कलेक्शन सच में हैरान करने वाला है। दशकों तक फैले इन दस्तावेजों में उनके सहकारी काम, बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट्स और हिमालयी इकोसिस्टम पर उनकी रिसर्च का पूरा खजाना मौजूद है। ये सारे रिकॉर्ड्स आज भी रिसर्चर्स और नीतियां बनाने वालों के लिए उतने ही ज्यादा प्रासंगिक है। इतने महान काम का सम्मान तो होना ही था। देश और दुनिया ने उन्हें कई बड़े सम्मानों से नवाजा। 1982 में उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। इसके बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। फिर गांधी शांति पुरस्कार और ऐसे कई और सम्मान उन्हें मिले। वो वाकई भारत के पहले और सबसे अहम आधुनिक पर्यावरणविदों में से एक हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आज के इस ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट के दौर में हमारे समुदाय अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने के लिए उस स्थानीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को कैसे एक साथ जोड़ सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ डुडीटेड न्यूज़ इंडिया का यह विशेष एक्सप्लेनर यहीं ख़त्म होता है।